और वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। हालांकि आप लोग कूलम्ब से पहले मिल चुके होंगे क्लास 10th में। चार्ज कैसा ही मात्रक कूलम्ब्स होता था ना, वही। ठीक है, तो वही चीज को हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये इसका क्या है लो, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपका आज का जो क्लास नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसमें हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, और वो है आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। दूसरा जो है आपका वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और फाइनल और अंतिम टर्म आपका आएगा आज के क्लास में रिलेटिव परमिटिविटी। मेरा प्रयास ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको समझा देना, मेरा प्रयास यहाँ ये होगा कि आपको समझाने के साथ साथ अभी ही आपको याद करवा देना, और याद हो जाएगा। अब वीडियो को बने रहिए। देखिए, तो कूलम्ब्स लॉ समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स आपके पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये बहुत बेसिक चीज है, फाउंडेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात इसका दिमाग में सेट कर लीजिए, कूलम्ब्स लॉ का ये है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। एकदम इस बात को दिमाग में सेट करके रखिए कि कूलम्ब्स लॉ जो वैलिड है सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के बीच में। और ये पॉइंट चार्जेस जो आपका होगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, ये बताता है कि जो फोर्स होगा आपका, क्या बता रहा है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का। ठीक है, और वही जो फोर्स होगा, और ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का। ठीक है, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि एक्चुअली ये जो फोर्स है वो इसका इनवर्सली, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, क्या चीज है ये, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक, अच्छा, फोर्स होता क्या है, फोर्स सिंपल है कि पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स वही ना कि जो पुश और पुल करे, वही क्या हो गया आपका फोर्स हो गया। ठीक है, धकेलना या खींचना वही आपका क्या बल है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, Q1 है यहाँ चार्ज। ठीक, Q2 है यहाँ क्या चीज, चार्ज। ठीक, और ये दोनों का बीच में क्या है, डिस्टेंस, r डिस्टेंस है। ठीक, तो ये Q1 है, Q2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो ये जो फोर्स है बता रहा है कि ये दोनों चार्ज का आपका प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इससे पहले जो फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये चीज को समझिए। आप चार्ज का प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे, आप जो नहीं बच्चे पढ़े हैं वो देख सकते जाके, वैसे लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या तो प्लेलिस्ट में, जो बच्चे यूट्यूब चलाते हैं उसको समझ में आ ही गया है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया गया आपको, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया। इसमें बताया गया था कि दो चार्ज रहेगा, तो दो चार्ज, एक यहाँ वर्ड आया था लाइक चार्जेस और दूसरा आया था अनलाइक। ठीक है, तो अगर लाइक बोलेंगे तो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, ये दोनों रहेंगे तो आपको रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल को यहाँ क्या बोल सकते हैं हम लोग, पुश बोल सकते हैं, धकेलना। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, पुल हो गया। ठीक, तो आपको ये बातें समझना है कि यहाँ रिपेल पुश आ रहा है और क्या रहा, अट्रैक्ट, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। मतलब फोर्स तो है यहाँ, क्यों, क्योंकि पुश और पुल हो रहा है, रिपेल और अट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। तो अब क्वेश्चन यहाँ जो बनता है कि कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना रिपेल करेगा, ये जो चार्ज है आपका कितना रिपेल करेगा, कितना अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए ही ये कूलम सर जो है लॉज दिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता करते हैं कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, मतलब ये कि ये इसको कितना खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या तो ये इसको कितना से खींच रहा है या तो धकेल रहा है। ठीक है, तो कितना अमाउंट से, 10 न्यूटन से, 20 न्यूटन से, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। फिर डिपेंड करेगा कि आपका क्या है, कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये जो फोर्स है आपका वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये चार्ज का। तो यही बात ये बोले कि जो फोर्स होगा, और यहाँ कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मैग्नीट्यूड चार्ज का। मतलब ये हुआ कि ये चार्ज को जितना है इसका वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो आपका जो फोर्स है उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इसका अगर डिस्टेंस और बढ़ाते जाएंगे तो आपका फोर्स क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। इसी के लिए यहाँ लेकिन स्क्वायर, इसीलिए कूलम्स लॉ को स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा लास्ट में कि कूलम्स लॉ को क्या कहते हैं, स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक, अब इसको अगर अच्छे से अरेंज किया जाए, ठीक है, तो फोर्स को अरेंज कैसे कर लेंगे, तो ऊपर में आपका दिख रहा है Q1 Q2 क्या हो गया, R स्क्वायर। ठीक, अब तो हमको समझ में आ गया कि फोर्स तो है। फोर्स क्यों है, क्योंकि दो चार्ज या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं मतलब पुल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं मतलब पुश कर रहे हैं। मतलब फोर्स का बेसिक जो बात था कि पुश और पुल करना, वो आपका इसमें हो रहा है, तो फोर्स है। तो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हो रहा है। ठीक, कितना अमाउंट है ये बताएंगे कूलम सर। ठीक है, वो क्या बताएं, ये लैंग्वेज जो है अपने आप लिखाएगा, बस ये बेसिक बातों को ध्यान दीजिए। जिस बच्चे को ये बात पता है, ये लैंग्वेज अपने आप लिखा जाएगा। स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट दिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान दीजिए यहां, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों क्या आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट चार्जेस है यहाँ, 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए ठीक है, अभी हम लिख देते हैं इसी बातों को। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, बैकग्राउंड इसको समझ में आ गया होगा कि फोर्स कैसे आ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ लिखते हैं कि इट स्टेट दैट, ठीक है, जब स्टेटमेंट रहता है तो इसको किसमें बंद कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। बोलिए, तो क्या बोला ये कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिखते जाइए, क्या कीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए और लिखते जाइए। क्योंकि हमें लगता है कि सबसे बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप अपने से लिखेंगे, तो इसीलिए लिखते जाइए खुद से, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका बात लिखेंगे, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों गुना है। इज प्रोडक्ट इज डायरेक्टली proportional, directly proportional to the product of 2 point charges, 2 point charges। ठीक, इसका बात हो गया। एंड यहां से लिखेंगे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड inversely proportional to the square distance between them। ये जो r है इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। कैसा, इनवर्सली। तो जिसको ये पता है, ये लैंग्वेज तो अपने आप लिखा जाएगा। कैसे लिखाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीज यही याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, जब ये प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका, एक कांस्टेंट के आता है। ठीक है, वेयर, जहां आपका F जो है वो क्या बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, 2 पॉइंट चार्जेस। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। और R जो होगा क्या होगा, डिस्टेंस। R जो क्या, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और आपका क्या हो गया, K बच गया। और K जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा
इसको कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कूलम्स लॉ इतना समझ में आ गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले आराम से। इसके बाद हम लोग जो है इसका और अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। आपको ये डेफिनेशन से ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मिटाएं। चलिए देखिएगा, सिंपल है कि अगर कोई फोर्स है तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, और जितना उसका डिस्टेंस दूर ले जाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका फोर्स जो है दोनों के बीच में क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक। इतने बात तो समझ में आ गया। तो F जो आया वो क्या आया, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। जहां आपका K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। तो जो फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस K जो होता है आपका क्या होता है 1/4πε0, ठीक है। K जो है आपका कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है 1/4πε0। इसको जहां ε0 जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। इसका जो है आपका, तो इसका वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, इसको वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, तो F जो हो जाएगा इसको उठाकर आराम से यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। और इन एनी मीडियम के लिए, इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम के लिए जो K होता है वो क्या होता है 1/4πε, ठीक है। जहां एप्सिलॉन जो है वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए तो K इक्वल टू कितना रखेंगे, यहाँ रखिए, इसको उठाइए और यहाँ रखेंगे, तो F जो हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब थोड़ा आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे क्या एप्सिलॉन बेस नोट है, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन बेस नोट, इसको क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन बेस नोट। तो ये एप्सिलॉन है यहाँ, यहाँ एप्सिलॉन बेस नोट है, यहाँ एप्सिलॉन है, या तो इसको क्या बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहे हैं। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, पहले समझिए कि कूलम फोर्स था वो क्या था आपका, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में था, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस, आपका एक पॉइंट चार्जेस यहाँ था, दूसरा यहाँ था, तो इसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है ये डिस्टेंस क्या था आपका r था। तो जब इसके बीच में सिर्फ फ्री स्पेस हो, मतलब इसमें कोई भी आपका अदर मटेरियल ना हो, अदर मटेरियल मतलब मान लेते क्या हो गया आपका, जैसे कांस्टेंट हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब अगर नहीं समझ आता, मान लेते कोई यहाँ वुड डाल दिया, क्या किया, वुड डाल दिया, मेटालिक मटेरियल डाल दिया, या सेमीकंडक्टर डाल दिए, कुछ भी, ठीक है। तो जब सेमीकंडक्टर डाल दिया तो क्या हो गया, मीडियम हो गया, कोई भी मीडियम के लिए, एनी मीडियम के लिए। तो एप्सिलॉन बेस नोट जो होता है आपका वो सिर्फ परमिटिविटी के लिए, फ्री स्पेस के लिए होता है। मतलब ये कि दोनों जब आपका डिस्टेंस रहेगा तो इसके बीच में कुछ अदर मटेरियल, जैसे यहाँ क्या रख दिया सेमीकंडक्टर, मतलब एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, इसके चार्ज के बीच में अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ क्या रख दिया आपका, ये मार्कर पेन रख दिया, या फिर अदर यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। तो आपका जब कोई अदर मीडियम के लिए, सबके लिए ये है, सिर्फ फ्री स्पेस रहेगा तो क्या रहेगा आपका, ये वाला रहेगा एप्सिलॉन बेस नॉट, ठीक है। जिसका एप्सिलॉन बेस नॉट का वैल्यू भी आप लिखना चाहिए, लिख लीजिए, क्या होता है 8.854। इसका आप लोग को ऐसा यूनिट भी निकालने सिखाएंगे अभी, क्या होता है कूलम स्क्वायर होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और के का वैल्यू भी लिखना है, के का वैल्यू भी याद करना है, 9 × 10⁹, वैसे भी लिखाएंगे इसको हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है। एप्सिलॉन बेस नोट वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻²। इसको भी याद कर लीजिए। छी गंदा कर दिया। कितना होता है आपका 8.854
4 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में बताएंगे अभी, ठीक है। और आपका जो के था कूलम्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या था 9 इंटू, उसका सिंपल है के पे क्या है 9 पे 10⁻⁹ ठीक है। आपका जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज को भी आपको बताएंगे आगे। तो अभी इसमें कुछ खास बताएंगे नहीं, बस ये बताएं कि जब फ्री स्पेस रहेगा तो जो के का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन बेस नॉट होता है, इसको उठा के यहाँ रख दिए, तो यहाँ से फिर क्या गया आपका एफ की जगह एफ सिंपली उतर गया और इसके जगह क्या कर दीजिए तो सिंपली यहाँ उतर गया, ठीक है। मीडियम में क्या हो गया कि के आपका 1/4 है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी जो हम लोग बोलते हैं वो क्या परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी आपको बहुत ही बोल सकते हैं इसे कि आपको एक दोनों जो फोर्स थे किसके किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, इसके हम लोग को अगर कम या ज्यादा करना हो तो वो जो हेल्प करता है आपका कौन करता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कैसे करता है देखिए, समझते चीजों को कि आपका देखिए, अच्छा फोर्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम लोग कूलम फोर्स बोल रहे थे, बताइए। तो कूलम फोर्स आपका यहाँ क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां के क्या था आपका, वो था कूलम्स कांस्टेंट, और कूलम कांस्टेंट का वैल्यू क्या था 1/4 एप्सिलॉन बेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन ही क्या कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है। तो ये जो परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी वो है एक्चुअली क्या, कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए एक्चुअली ये जो है ना प्रॉपर्टी है किसका, मीडियम का, ये प्रॉपर्टी है किसका, मीडियम का, ठीक है। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं r। ऐसे समझिए कि जब आपका एक चार्ज q था, यहाँ क्या था दूसरा चार्ज q था, दोनों के डिस्टेंस के बीच में क्या था r था, और जब ये फ्री स्पेस था तो यहाँ जो क्या था, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस जिसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है 8.85, और इसको एकदम याद कर लीजिए, है ना, जरूरत पड़ सकता है कभी कभी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, सॉरी ये जो आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, इसके बीच में कोई भी आपका स्पेस नहीं था, मतलब ये जो चार्ज था ये दोनों के बीच में कुछ नहीं था। अब इसके बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखिए या कोई मेटालिक मटेरियल को रखिए, वुडन को रखिए, मतलब इसके बीच में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अदर मटेरियल को ला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कूलम फोर्स क्या था, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था, जो आपका प्रोडक्ट था वो उसके क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो आपका डिस्टेंस है उसके क्या था, इनवर्सली में स्क्वायर था। तो जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लाएंगे तो कुछ तो इसके बीच में फोर्स क्या होगा आपका, कम होगा ज्यादा होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो है आपका कि एक कोई आपका दोस्त था, ठीक है, बॉय दोस्त था, किसके साथ, गर्ल्स के साथ, ठीक है, दोस्त था। ये दोस्ती अच्छा कब तक था, जब तक इसके बीच में कोई तीसरा नहीं आ जाए। ये दोनों के बीच में अच्छे से इन लोग को क्या होता था कि डिस्कस होता था, बात होता था, लेकिन जब भी इसके बीच में कोई तीसरा आदमी का एंट्री हो गया तो क्या होता है, दोनों के बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है, कुछ तो फोर्स कम हो जाता है, मतलब दोनों के बीच का जो पावर है अट्रैक्शन का वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ है, किसका काम कर रहा है, वो डाइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वो डाइलेक्ट्रिक का। डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है कि ये दोनों बीच का जो फोर्स था उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। बोल क्या बढ़ा भी सकता है, हाँ बढ़ा भी सकता है, इफेक्ट करेगा। हो सकता है कि यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक डाल रहा है वो क्या होगा, आपका बढ़ाने वाला डाल रहा है। तो जनरली वैसे होता नहीं है, फिलहाल आप समझ लीजिए चीजों को, है ना, कि दो फोर्स के बीच में अगर कोई तीसरा चीज को अगर डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या हुआ, किसका जो प्रॉपर्टी है, इसके दोनों का जो फोर्स का था उसको अफेक्ट करेगा। तो यहाँ जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो ये है कि ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम है, उस मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, वही एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। और उस प्रॉपर्टी जो है मीडियम का, वो क्या काम करता है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स था उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो तीसरा आदमी का एंट्री है वो कितना अच्छा है, ठीक है, सपोर्ट भी कर सकता है। देखिए तो यहाँ क्या बोलेंगे
कि परमिटिविटी, क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी इज द property of the medium which affects the magnitude of force between 2 point charges। सिंपल सी बात है, क्या बोल रही है कि ये दोनों चार्ज के बीच का जो है, अगर इसमें कोई तीसरा का एंट्री हो जाता है तो वो अफेक्ट करेगा, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। आपको पता है जब तीसरा का एंट्री होता है इसमें हो सकता है कि आपका क्या कर रहा, सपोर्ट कर रहा, या हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब कर रहा। तो ये चीजों को आपको समझना है कि कौन कैसा क्या, वैसे जनरली घटता ही है, ठीक है। तो अब आपको यहां समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है, कि परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है। तो F जो है आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, ठीक है, एप्सिलॉन, इसको आप यहां रखिए। तो F जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां एक दो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। वो क्या है आपका कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का SI यूनिट क्या होता है, पहला। दूसरा जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो एप्सिलॉन का होगा वही एप्सिलॉन बेस नॉट का होगा। दोनों का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला और SI यूनिट क्या होता है, सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम लोग एप्सिलॉन बेस नॉट डाल देंगे तो क्या हो गया, फ्री स्पेस का हो गया, ठीक है। तो एक का निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा, ठीक। तो F इक्वल टू क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ क्या हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो F जो है यहाँ देखिए ध्यान से, इसको अगर हम ऊपर लिखना चाहेंगे, इसको ऊपर एप्सिलॉन बेस को नोट कर क्या लाइए, ऊपर लाइए, मतलब यहाँ ये कि F जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन है इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, ठीक है। इसको उठा के F की जगह लाइए और इसको क्या करते हैं, यहाँ एप्सिलॉन बेस नोट की जगह लाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ लाए, इसको मतलब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, क्या कर दिया हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ कर दिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 4 पाई का कोई आपका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। आर क्या आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा बताइए, Q1 यहाँ Q1 है, तो ऊपर में क्या हो गया, एक कूलम, कूलम का स्क्वायर, ये 4 का कोई यूनिट ही नहीं है। एफ क्या हो गया आपका बताइए, वो हो गया न्यूटन, और आर स्क्वायर के क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। आप इसको लिखना चाहेंगे कैसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन का होगा वही क्या होगा, एप्सिलॉन बेस नॉट का होगा, जो एप्सिलॉन का होगा वही क्या होगा, एप्सिलॉन बेस नॉट का। लेकिन इसका वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड है, वो कितना आपका 8.4 इंटू 10⁻⁻12 सेम ही यूनिट होगा, क्या होगा आपका, सेम ही यूनिट। तो आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी का बोले या परमिटिविटी का वैल्यू बोले, दोनों का आपका क्या होता है, सेम होता है। तो आप समझ गए होंगे, आप लिखना चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं यहां तक, ठीक है। लेकिन इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, ये और ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। लिख लिए, चलिए हम मिटाते हैं। देखिए अभी जो आपका निकला है वो सिर्फ क्या निकला है, वो आपका निकला है यूनिट निकला है, अभी डायमेंशन अभी भी नहीं निकला है। तो डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका इसको यहां से उठा लाइए, तो एप्सिलॉन बेस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसको उठा के लाइए, ला लिए यहां तक, इसको उठा के यहाँ क्या किया, रख दिया। अब इसका हम लोग जो लिखने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। अच्छा आपको पता फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो होता है MLT-2, और चार्ज का क्या होता है आपका 80 होता है, चार्ज का 80 होता है ना, और डिस्टेंस R है, तो R का क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा L, यहाँ स्क्वायर इसीलिए क्या हो जाएगा आपका L स्क्वायर। चल नहीं पता, अच्छा कोई बात नहीं, इसको लिख लिए मिटा देते इसको, है ना। चलिए
चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आपका फोर्स जो है आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स आपका क्या होता है, मा होता है, क्या होता है, मा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपका मास का क्या होता है, आपका कैपिटल एम होता है, और एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपका लेंथ, और आपका सेकंड के लिए क्या हो जाता है आपका टी का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है आपका एम एल टी माइनस टू। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज जो होता है आपका आई इक्वल टू क्या होता है आपका क्यू बाई टी होता है, गुना करेंगे आई इंटू टी, आपका क्या हो गया क्यू, अच्छा से लिखेंगे क्यू इक्वल टू क्या हो गया आई टी। तो आई के लिए क्या हो गया एम्पियर, इसके लिए ये लिखते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम के लिए क्या लिखते हैं टी, इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाता है आपका 18। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लीजिए, किसका, खास करके फोर्स का बहुत जगह यूज होता है आपको। तो आर तो सीधा लेंथ है, लेंथ के लिए क्या हो गया आपका आर, तो आपका डिस्टेंस है ना, तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, जिसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखते हैं एल लिखते हैं। रखिए अभी तो 1/4 का कोई लेना देना है नहीं, तो एफ की जगह सिर्फ रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, Q1 की जगह एक Q की जगह 80, दूसरा Q के भी जगह 80, और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर जगह, वो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर। ठीक, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको नहीं पता है एक बार जरूर रिवीजन कर ले 11th वाला, क्योंकि ये आपका हर एक में क्वांटिटी, जितने फिजिकल क्वांटिटी आएंगे आपको निकालना ही पड़ेगा, इसीलिए देख ले एक बार, ये बहुत सिंपल है, जिसको पता है वो। क्योंकि हाँ एप्सिलॉन बेस नोट का IIT में भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, तो इसका जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बेस नोट का। तो इसको आप अच्छा से अरेंज करके लिखिए, तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये स्क्वायर, यहाँ टी है, यहाँ टी है, टी का स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा। पहले एम को लिखो सबसे पहले, तो एम है क्या ऊपर में कोई नहीं है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, यहाँ एल है, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, यहाँ क्या आपका एल स्क्वायर है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एल का क्यूब। अच्छा नहीं समझ में आया, अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर में लिख लीजिए ये स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर, ये यहाँ ये स्क्वायर, यहाँ टी, टी का स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिखिए यहाँ एम है, एल है, यहाँ एल है, टी एक, यहाँ एल है, यहाँ 2 है, तो ये क्या जाएगा टोटल 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी। ठीक है, एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा, अब m जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -3 में, t -2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, -2 ऊपर गया प्लस, और ये +2 4 हो गया, और ये स्क्वायर है तो वही है। तो ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन बेस नॉट का भी यही हो जाएगा, ये चीज को याद कर लीजिए। कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में कि बताइए कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन बेस नॉट का क्या होगा। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है एप्सिलॉन बेस नॉट का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट पूछा जाता है। दूसरी बात है कि इसको रट नहीं सकते ना, आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा। प्रोसेस के लिए आपको फोर्स को याद कर लीजिए, चार्ज को है रख लीजिए, जिसको बाकी ये तो कैलकुलेशन है, सिंपल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। चलिए चलिए हम चाहते हैं कि जो आप लोग इसको नोट करते ही जाइए अच्छे से। एक टर्म और है आपका, वो है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव है, परमिटिविटी के लिए क्या लिखेंगे एप्सिलॉन, और रिलेटिव के लिए यहाँ क्या लिख देंगे स्क्रिप्ट में ई आर लिख देंगे। तो ई आर जो होता है आपका वो सिंपली होता है एप्सिलॉन बेस, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, आपका क्या होता है एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन बेस नॉट होता है। अच्छा एप्सिलॉन क्या है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन बेस नोट क्या है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन बेस नोट का आपको डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसका क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द आपका परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, लिख देते हैं द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सिंपल है ये, the ratio of absolute permittivity to the permittivity in free space is called क्या कहेंगे relative permittivity। ठीक है,
समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? एसआई यूनिट, इसका यूनिट और डायमेंशन। जिस बच्चे को ये पता चल गया कि एप्सिलॉन का जो एसआई यूनिट था और जो एप्सिलॉन बेस का नोट था, दोनों का एसआई यूनिट सेम ही था। क्या था वो? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। ठीक, तो दोनों का एसआई यूनिट सेम है तो ऊपर में भी सेम रखेंगे, नीचे भी सेम, कट के क्या हो जाएगा आपका 1। तो 1 का डायमेंशन यूनिट होता है क्या? डायमेंशन लेस हो गया। अच्छा, जिसका यूनिट सॉरी जिसका यूनिट खत्म हो गया, ऊपर में भी आपका सेम ही रहेगा, नीचे भी तो कट जाएगा, आपका क्या हो गया? यूनिट सब चला गया, तो यूनिट लेस हो गया। जिसका यूनिट लेस वो क्या हो गया? आपका डायमेंशन लेस। जो यूनिट लेस वो क्या हो गया? आपका डायमेंशन लेस। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ई आर का इंपॉर्टेंट बात नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, ऑब्जेक्टिव बनता है ये सब का, ठीक है। इसीलिए कि रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली मतलब ई आर, इसको एक्चुअली एप्सिलॉन पढ़ते हैं, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस। जो यूनिटलेस हो गया उसका भी क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो गया, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको समझ में आया होगा, बेसिक सी बातें। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? कूलम फोर्स सीखे। कूलम्स लॉ में हम लोग क्या सीखे कि फोर्स जो होगा वो चार्ज का प्रोडक्ट का, दो पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो क्या होगा? इनवर्स का स्क्वायर होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा ध्यान देना है, आप चाहते हैं इसको नोट कर लें। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, नोट्स अपने से बनाएं, वो सबसे बेहतर है। अगला में आपका जो आने वाला है, कूलम फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू, may God bless you, have a great day।